नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीओ अड्डा। फैशन, लग्जरी और डिजाइनर वियर का बाजार इस समय तेजी से बदल रहा है और इसी बदलते बाजार से जुड़ी एक कंपनी अब आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स के सामने है। नाम है पर्पल स्टाइल लैब्स लिमिटेड, जो पेरिनाज पॉपअप शॉप यानी पीपीयूएस के जरिए मल्टी ब्रांड लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म चलाती है। कंपनी का आईपीओ 680 करोड़ रुपए का है और पूरा इशू फ्रेश इशू है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट में 26 शेयर है, यानी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से करीब 14,950 रुपए में आईपीओ में एंट्री ली जा सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ कंपनी के पास 1109 एक्टिव डिजाइनर ब्रांड्स, 14 एक्सपीरियंस सेंटर्स, इंटरनेशनल मौजूदगी और 7,215 करोड़ से ज्यादा का जीएमवी है। तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का 285 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा, नेगेटिव नेटवर्थ और 371 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग्स भी हैं। यानी कि आईपीओ में एक तरफ है लग्जरी फैशन की ग्रोथ स्टोरी और दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी का बड़ा सवाल। तो क्या पर्पल स्टाइल लैब्स आईपीओ में निवेशकों के लिए मौका है या सावधानी जरूरी है? कंपनी क्या करती है, पैसा कहां लगाएगी, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कितनी है और सबसे अहम, क्या 15,000 रुपए के आसपास की एंट्री निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज के खास कार्यक्रम आईपीओ अड्डा में। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की पूरी पिक्चर की। पर्पल स्टाइल लैब्स का आईपीओ 680 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। कंपनी करीब 1 करोड़ 18 लाख नए शेयर्स जारी करने जा रही है। अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। अलॉटमेंट की संभावित तारीख 3 सितंबर है और एनएससी तथा बीएससी पर इसकी संभावित लिस्टिंग 7 सितंबर 2026 को होगी। प्राइस बैंड 546 रुपए से 575 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और फेस वैल्यू 10 रुपए है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 26 शेयर होंगे। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट की कीमत करीब 14,950 रुपए बैठती है। अब सबसे अहम सवाल, रिटेल इन्वेस्टर को कितना पैसा लगाना होगा? एक लॉट में 26 शेयर हैं। अपर प्राइस बैंड 575 रुपए के हिसाब से एक लॉट की कीमत 14,950 बैठती है। यानी अगर किसी इन्वेस्टर के पास 15,000 से 20,000 रुपए का बजट है तो वो कम से कम एक लॉट के लिए यहां पर एप्लीकेशन कर सकता है। रिटेल कैटेगरी में अधिकतम 13 लॉट यानी 338 शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसकी राशि करीब 1,94,350 होगी। एचएनआई कैटेगरी में एंट्री 14 लॉट यानी 364 शेयर से शुरू होगी, जिसके लिए करीब 2,09,300 रुपए चाहिए होंगे। और वो ए कैटेगरी था और ये बी एचएनआई कैटेगरी की शुरुआत 67 लॉट से होगी यानी 1742 शेयर से शुरुआत होगी, जिसकी राशि करीब 10,01,650 रुपए है। अब नजर डालते हैं कि आईपीओ में किसको कितना हिस्सा। अगर देखा जाए तो इशू में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए कम से कम 75% हिस्सा रखा गया है। एनआईआई के लिए अधिकतम 15% और रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ 10% हिस्सा दिया गया है। यानी आईपीओ में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्वेशन काफी सीमित है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन के दौरान डिमांड का बड़ा संकेत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एनआईआई पार्टिसिपेशन से मिल सकता है। यह भी देखना होगा कि आईपीओ खुलने के बाद अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरी की डिमांड कैसी रहती है और सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक तस्वीर किस तरह से बदलती है। अब समझते हैं पर्पल स्टाइल लैब्स आखिर करती क्या है। अगस्त 2015 में शुरू हुई ये कंपनी पेरिनाज पॉपअप शॉप यानी पीपीयूएस के तहत मल्टी ब्रांड लग्जरी फैशन प्लेटफॉर्म चलाती है। कंपनी वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, ज्वेलरी, एक्सेसरीज और किड्स वेयर जैसे सेगमेंट में लग्जरी फैशन प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराती है। खास फोकस वेडिंग और ओकेजन वियर्स पर है और सबसे खास बात इसका डिजाइनर नेटवर्क है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 1109 एक्टिव डिजाइनर ब्रांड्स मौजूद थे। यानी कंपनी सिर्फ एक फैशन रिटेलर नहीं है, बल्कि कई लग्जरी डिजाइनर ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कस्टमर को क्यूरेटेड फैशन प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं उन डिजाइनर ब्रांड्स की जिनसे कंपनी का प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ है। इसमें सीमा गुजराल, अनुश्री रेड्डी, अमित अग्रवाल और रोहित गांधी और इसके साथ राहुल खन्ना
जैसे नाम शामिल हैं। कंपनी के लिए डिजाइनर नेटवर्क एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो सकता है। ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई लग्जरी डिजाइनर्स के कलेक्शन से एक साथ मिलते हैं, जबकि डिजाइनर्स को भी अपना खुद का बड़ा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किए बिना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका मिलता है। यही नेटवर्क इफेक्ट परप्लेस स्टाइल लैब्स के बिजनेस मॉडल की बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। अब आपको बताएं कि कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो कंपनी का कारोबार सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। कंपनी एक्सपीरियंस सेंटर्स, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, टेलीफोनिक और डिजिटल सेल्स चैनल और इवेंट्स और एग्जीबिशन के जरिए कस्टमर्स तक पहुंचती है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास कुल 14 एक्सपीरियंस सेंटर थे। इनमें 12 भारत में हैं, जबकि लंदन और न्यूयॉर्क में एक एक एक्सपीरियंस सेंटर मौजूद था। यानी कंपनी ऑनलाइन कन्वीनियंस और ऑफलाइन लग्जरी शॉपिंग एक्सपीरियंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। परप्लेस स्टाइल लैब्स की कहानी सिर्फ भारतीय लग्जरी मार्केट तक सीमित नहीं है। कंपनी भारत के अलावा यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में कस्टमर्स को सर्व करती है। लंदन और न्यूयॉर्क में मौजूद एक्सपीरियंस सेंटर्स कंपनी की ग्लोबल स्ट्रेटेजी को दिखाता है। कंपनी का प्लेटफॉर्म भारतीय लग्जरी फैशन को इंटरनेशनल कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करता है और डिजाइनर्स को भी ग्लोबल कस्टमर बेस तक पहुंचने का मौका मिलता है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ साथ ऑपरेशन कॉस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इस एक्सपेंशन का असर प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना पड़ता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। कंपनी अब आते हैं कि बिजनेस स्केल पर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 में पीपीयूएस का टोटल जीएमवी 7,215 करोड़ 62 लाख रहा। 24 से 26 के दौरान कंपनी ने 2 लाख से ज्यादा यूनिक कस्टमर्स को सर्व किया। 26 में कंपनी का एवरेज ऑर्डर मिला करीब 75,505 रुपए रहा। यानी कंपनी का बिजनेस रिलेटिवली हाई वैल्यू लग्जरी परचेज पर आधारित है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जीएमवी और कंपनी की एक्चुअल रेवेन्यू या प्रॉफिट एक ही चीज नहीं होती। इसलिए बड़े जीएमवी के साथ ये देखना भी बेहद जरूरी है कि कंपनी उस बिजनेस वॉल्यूम को कितने प्रभावी तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट में बदल पाती है। अब बात करें अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की, कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ताकत इसका मल्टी ब्रांड लग्जरी प्लेटफॉर्म और बड़ा डिजाइनर पोर्टफोलियो है। दूसरा स्ट्रेंथ है इसका ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कस्टमर्स तक पहुंचता है। तीसरी बड़ी ताकत है इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस। इसके अलावा कस्टमर रिटेंशन और नेटवर्क इफेक्ट्स भी कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पर डिजाइनर और कस्टमर्स दोनों की संख्या बढ़ती है तो कंपनी के लिए ये नेटवर्क इफेक्ट मजबूत हो सकता है। लेकिन इन स्ट्रेंथ का असली फायदा तभी माना जाएगा जब ये फ्यूचर में सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बताएगा। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप्स से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। चलिए अब कंपनी का मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज पर नजर डालते हैं। कंपनी का स्केल उसके एम्प्लॉयज बेस से भी समझा जा सकता है, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक परप्लेस स्टाइल लैब्स में 1266 परमानेंट एम्प्लॉय थे। कंपनी के नेतृत्व में अभिषेक अग्रवाल हैं, जो प्रमोटर, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ है। कंपनी का मैनेजमेंट और बोर्ड में रिटेल, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स का अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। अब तक कहानी में कंपनी की कई स्ट्रेंथ सामने आई हैं, लेकिन अब वक्त है फाइनेंशियल्स की तरफ जाने का, क्योंकि यहीं से आईपीओ की पूरी तस्वीर कई बार काफी बदल जाती है। अब बात कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की करें तो आपको बता दें कि इस समय कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में परप्लेस स्टाइल लैब्स की टोटल इनकम जो है वो 510 करोड़ 3 लाख रुपए थी। 2025 में 494 करोड़ हुई और 26 में 567 करोड़ पर पहुंच गई।
यानी कि एसेट्स की बात करें तो 458 करोड़ 39 लाख की कुल एसेट 24 में थी, जो 25 में 497 करोड़ 5 लाख हुई और 26 में ये काफ़ी बढ़ गई और 829 करोड़ 60 लाख पर पहुंच गई। यानी कंपनी का एसेट बेस बड़ी तेजी से बढ़ा है। लेकिन अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इसी अनुपात में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है इसका बढ़ता लॉस। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को करीब 47 करोड़ 71 लाख का घाटा हुआ, 25 में 188 करोड़ 38 लाख का घाटा हुआ और 2026 में तो ये नुकसान बढ़कर 285 करोड़ 40 लाख पहुंच गया। यानी 3 ही साल में कंपनी का लॉस लगातार बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में टोटल इनकम बढ़कर 567 करोड़ से ज्यादा हुई, लेकिन इसी दौरान पैट लॉस 285 करोड़ से ज्यादा रहा। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी कब प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करेगी और बढ़ते बिजनेस स्केल को सस्टेनेबल अर्निंग्स में कैसे बदल पाएगी। अब चलिए कंपनी का थोड़ा अबीटा पर भी नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अबीटा करीब 31 करोड़ 63 लाख रहा, जो कि 2025 में 41 करोड़ 99 लाख था और 2026 में 30 करोड़ 37 लाख। अबीटा मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 8.5% से घटकर 5.5% के आसपास आ गए। वहीं पैट मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 51.16% घटा, यानी ऑपरेटिंग लेवल पर भी मार्जिन प्रेशर दिखाई दिया। कंपनी के लिए आगे सिर्फ रिवेन्यू बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, रिवेन्यू के साथ मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी को सुधार करना होगा। अब चलिए डेब्ट और नेटवर्थ पर भी नजर डाल ले थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट सबसे अहम तस्वीर बताएगी कंपनी की। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की टोटल बोरविंग्स 116 करोड़ 33 लाख थी और 2025 में ये 112 करोड़ 89 लाख रही, लेकिन 26 में बोरविंग तेजी से बढ़ी और 371 करोड़ 40 लाख पहुंच गई। यानी कि एक साल में बोरविंग में बड़ा उछाल आ गया। नेटवर्थ 2025 में जो 117 करोड़ 50 लाख थी, वो घटकर 26 में 52 करोड़ 88 लाख रह गई। एनएवी भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 18.27 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.69 हुआ। यानी बढ़ते डेब्ट और नेगेटिव नेटवर्थ को आईपीओ में नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब आईपीओ का पैसा कहां जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। कंपनी के बताए गए ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार करीब 371 करोड़ 13 लाख कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी पीएसएल रिटेल में इन्वेस्टमेंट के लिए रखने की बात कह रही है और इस रकम का इस्तेमाल इंडिया में एक्सपीरियंस सेंटर्स और बैक एंड ऑफिसेज की लीज लाइबिलिटी से जुड़े एक्सपेंडिचर के लिए किया जाएगा और इसके अलावा करीब 138 करोड़ 90 लाख रुपए सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए होगी। यानी आईपीओ प्रोसीड्स का बड़ा हिस्सा लीज लाइबिलिटीज और सेल्स मार्केटिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। अब नजर डालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पर भी, क्योंकि 2026 में कंपनी का आरओसी 23.5% के आसपास है, जबकि 25 में ये माइनस में था 4.7%। पैट मार्जिन 26 में माइनस 51.16%। अबीटा मार्जिन भी 8.5% से घटकर 5.5% के आसपास आया और एनएवी भी नेगेटिव होकर 7.69 पर आ गया। इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंसी के मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। इसलिए आईपीओ की वैल्यूएशन को समझते समय सिर्फ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखना पर्याप्त नहीं होगा। अब आते हैं वैल्यूएशन पर, क्योंकि सबसे अहम सवाल यही है कि वैल्यूएशन कितनी है। कंपनी का प्री आईपीओ मार्केट कैप 3,924 करोड़ रुपए, ऑफर प्राइस के आधार पर पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप 4,639 करोड़ 63 लाख हो जाता है। लेकिन यहां समस्या यह है कि कंपनी का ईपीएस 41.83 है और पीई नेगेटिव है। इसीलिए ट्रेडिशनल पीई मल्टीपल से कंपनी को वैल्यू करना आसान नहीं है। इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन समझने के लिए बिजनेस ग्रोथ, जीएमवी, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, डेब्ट और बैलेंस शीट रिस्क को एक साथ देखना होगा। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, बल्कि सवाल ये भी है कि वो कब प्रॉफिट कमाना शुरू करेगी। तो अब पूरी कहानी को 2 हिस्सों में समझिए। अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें तो कंपनी के पास 1109 डिजाइनर ब्रांड्स, 14 एक्सपीरियंस सेंटर, इंटरनेशनल प्रेजेंस, 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स और 7,215 करोड़ से ज्यादा का जीएमवी है। ओमनी चैनल्स मॉडल और लग्जरी फैशन सेगमेंट की ग्रोथ भी कंपनी के लिए अवसर पैदा कर सकती है। लेकिन रिस्क की तरफ देखें तो 285 करोड़ से ज्यादा का लॉस, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, 371 करोड़ से ज्यादा का है और बोरविंग्स हैं, नेगेटिव नेटवर्थ, नेगेटिव एनएवी और नेगेटिव ईपीएस जैसे कई ऐसे चैलेंजेस कंपनी के सामने हैं। यानी ये आईपीओ एक साफ सुथरी प्रॉफिट स्टोरी नहीं, बल्कि ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी दिखाई देता है।
इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जिसके पास 15 से 20 हज़ार रुपये हों, एक लॉट के लिए करीब 14,950 चाहिए, तो एंट्री अमाउंट तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिस्क भी छोटा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इसीलिए इन्वेस्टर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आईपीओ 15,000 में मिल रहा है। देखना ये होगा कि कंपनी अपने बड़े डिज़ाइनर नेटवर्क और जीएमवी को कब और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में बदल पाएगी। क्या बढ़ता बिजनेस फ्यूचर में लॉसेस कम कर पाएगा, क्या डेप्ट मैनेजेबल होगा, क्या मार्जिन में सुधार होगा, और क्या आईपीओ वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ को पहले से प्राइस इन कर चुके हैं। यही पर्पल स्टाइल लैब्स आईपीओ की असली परीक्षा है। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप्स से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। आज हमारा साथ देंगी कमला जी, जो कि एसएमसी से हैं। आप सीनियर एसोसिएट हैं। कमला जी, स्वागत है आपका हमारे आईपीओ अड्डा में। कमला जी, इस कंपनी के बारे में गुड आफ्टरनून जी, सबसे पहले सवाल कमला जी यही है कि 546 से 575 के प्राइस बैंड पर ये आईपीओ आ रहा है, क्या वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव लगती है? देखिए, करंट बुक्स को देखें तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। पोस्ट इश्यू मार्केट के करीब करीब 4,600 करोड़ है, जबकि इसकी FY 26 की रेवेन्यू जो है 560 करोड़ की है। यानी कि प्राइस टू सेल्स करीब करीब 8 गुना बैठता है। अगर हम एविडा देखते हैं तो वो भी 30 करोड़ का है। इसलिए अगर हम इसको नेगेटिव पी होने की वजह से हम इसको EV बाई एविडा अगर देखते हैं तो ये 100 गुना के ऊपर चला जाता है ना। और EPS इसकी जो EPS है वो नेगेटिव है, तो इसलिए इसके पी का कोई मतलब मीनिंगफुल मतलब भी नहीं है। और अगर हम यही ट्रेडिशनल यहाँ अगर ट्रेडिशनल पी मल्टीपल को देखना, थोड़ा इस कंपनी के लिए थोड़ा मिसलीडिंग होगा। कंपनी का EPS नेगेटिव है, प्री इशू करीब करीब 42 -42 है और पोस्ट इशू करीब करीब -36 है। इसलिए टेक्निकली जो मल्टीपल दिख रहा है वो अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन को मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। तो हम क्या देखेंगे, और इसमें और एक चीज देखते हैं कि कंपनी ने अपने RSP में कोई भी कंपैरेबल लिस्टेड पीयर्स नहीं है, नहीं बताया। इसलिए मार्केट में जो वैल्यूएशन दे रहा है वो आज के प्रॉफिट पर नहीं बल्कि फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पर है। आपने जैसे पहले ही बताया, कंपनी में 1109 ब्रांड है, ओमनी चैनल मॉडल है, लग्जरी वेडिंग वेयर मार्केट के पोटेंशियल है ना। मेरी नजर में स्टोर्स मैच्योर होने तक वैल्यूएशन प्रीमियम और एक्सपेंसिव साइड पर रह सकता है। तो ऐसे में कमला जी, जैसे कि हमने 2026 में 285 करोड़ से ज्यादा का इसमें लॉस दिख रहा है, क्या इस आईपीओ का ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाए यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लॉस FY 24 के करीब करीब 48 करोड़ से बढ़कर FY 25 में 190 करोड़ हो गया है, और वही FY 26 में हमने 285 करोड़ को देखा। यानी कि रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन कॉस्ट उससे भी तेज बढ़ी है। लार्ज फॉर्मेट एक्सपीरियंस सेंटर में एम्प्लॉय कॉस्ट, रेंट हो गई, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन पहले आ गए हैं, जबकि स्टोर्स को अभी फुल ईयर सेल्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिला है। इसी वजह से डेप्रिसिएशन करीब करीब 55 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ और फाइनेंस कॉस्ट 53 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ हो गई है। ऊपर से FY 26 के में करीब करीब 118 करोड़ का ESOP चार्ज भी रहा है। सीधा बात यह है कि एक्सपांशन अभी प्रॉफिट नहीं है, लॉस जनरेट कर रहा है। वाइडनिंग लॉस और नेगेटिव ऑपरेशन कैश फ्लो आईपीओ इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा यहाँ वार्निंग सिग्नल हो सकता है। कमला जी, 371 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग्स हैं और नेगेटिव नेटवर्थ को इन्वेस्टर किस नजरिए से देखें?
देखिए इसमें हाई रिस्क लिवरेज की तरह ही देखना होगा। हाँ, बोरोइंग्स FY 25 में करीब करीब 113 करोड़ से बढ़कर FY 26 में 371 करोड़ हो गई है। यानी लगभग अगर हम देखते हैं, अगर इस आंकड़े को देखते हैं तो ये लगभग 3 गुना है ना, 3 टाइम्स है। कंपनी को कैपेक्स हो गई, इन्वेंट्री और स्टोर एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की भी जरूरत पड़ती है। एक्यूमुलेटेड लॉस करीब करीब 700 करोड़ तक पहुंच गया है और उसी वजह से मार्च 2026 तक टोटल इक्विटी भी इसकी -52 करोड़ हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एबिडा सिर्फ 30 करोड़ का है तो करीब 97 करोड़ का एनुअल फाइनेंस कॉस्ट और कंफर्टेबली सर्विस होगा। आईपीओ प्रोसेस से वर्किंग कैपिटल और लीज में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आईपीओ आने से बैलेंस शीट ओवरनाइट हेल्दी नहीं हो जाती है ना। इसलिए आईपीओ यानी कि फ्रेश इशू आने से, इसलिए डेट और कैश फ्लो रिस्क को इन्वेस्टर को बहुत ही सीरियसली देखना होगा, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इसमें रखना होगा। वो तो ठीक है कमला जी, लेकिन अभी जैसे कि हमने देखा कि 1109 डिजाइनर ब्रांड्स हैं और इंटरनेशनल प्रेजेंस, क्या लगता है आपको कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी का कोई मजबूत बेस आने वाले टाइम में बनता दिखाई दे सकता है? ये देखिए ये है, अभी अगर इस तौर पे हम देखते हैं तो वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कंपनी में थोड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है, लेकिन अभी इनके प्रूवन प्रॉफिट बेस नहीं कहा जा सकता ना। हम देखते हैं कि ग्रॉस मार्केटाइज जो GMV है, जो वैल्यू है, ग्रॉस मार्केटाइज वैल्यू जो है वो 588 करोड़ से बढ़कर 722 करोड़ हुआ है और जो AOV है वो 56,000 से बढ़कर लगभग 75,000 पहुंच गया है। यानी कि कस्टमर हाई वैल्यू परचेस कर रहा है। 14 एक्सपीरियंस सेंटर इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क में कंपनी के ऑमनी चैनल मॉडल को मजबूत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डर्स करीब करीब मतलब 1 लाख से घटकर 95,000 हुए हैं और इंटरनेशनल का GMV शेयर भी थोड़ा गिर गया है, जो पहले 26% का, अच्छा लगभग 28% का था, वो 20% हो गया है। इसलिए ब्रांड और स्टोर स्मूथ तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट से ज्यादा कॉस्ट दिखाई दे रही है। असली टेस्ट तो तब होगा ना जब ऑक्यूपेंसी, कन्वर्जन और फुल ईयर स्टोर्स की पूरी कॉस्ट को कवर कर लेंगे। और कमला जी, जैसे कि 14,950 रुपए में एक लोट मिल रहा है इसकी, और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ के लिए उत्साहित होना चाहिए या फिर फाइनेंशियल रिस्क को यहाँ पर ज्यादा महत्व देना चाहिए? देखिए मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि सबका रिस्क अपना अपना होता है, रिस्क एपिटाइट सबकी अलग अलग होती है ना। तो अगर यहाँ मैं ये सलाह दूंगी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के उस पे रिटेल इन्वेस्टर का एक्साइटमेंट से पहले रिस्क भी देखना होगा ना। 26 शेयर का लॉट है और मैक्सिमम मतलब आपका 15,000 के आसपास इसकी एंट्री टिकट है। एंट्री टिकट तो छोटी है और एफोर्डेबल भी लगती है, लेकिन छोटी टिकट का मतलब ये नहीं होता ना कि रिस्क नहीं है या रिस्क लो रिस्क है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं कर रही है ना, हमने जो देखा, और नेगेटिव NAV है ना, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी मीनिंगफुल नहीं है, EPS भी नेगेटिव है। इसलिए GM मतलब सिर्फ इसका नाम देखे, ब्रांड रिकॉग्निशन यानी कि पर्णिया का नाम देखकर लोग अप्लाई नहीं करना चाहिए, सुध बुध के अप्लाई करना चाहिए। बढ़िया से इसको फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके बढ़िया से इसकी RHP को गो थ्रू करके इसके रिस्क को, स्ट्रेंथ को, स्ट्रेटेजी को, सबको कवर करते हुए अच्छी तरीके से देख के इस पे निवेश करना चाहिए। बस एक्साइटमेंट में निवेश नहीं होता, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। हमें उस कंपनी में किस तरीके का वैल्यूएशन आ रहा है, किस तरह के रेशियोज हो रहे हैं, किस तरीके से कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू बना रही है, उसके एक्सपेंशन मोड में है या क्या है, हमें हर चीज को सूझबूझ कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कमला जी, अगर इस आईपीओ को ग्रोथ स्टोरी और फाइनेंशियल रिस्क के तराजू पर अगर रखकर देखें तो पलड़ा आपको किस तरफ ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है?
एट प्रेजेंट तो फाइनेंशियल रिस्क से काफी भारी है। ग्रोथ में तो जीएमबी करीब करीब 23% बढ़ा है और एओवी जो है मजबूत है। डिजाइनर नेटवर्क एक्सपांड हुआ है और 4 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स भी ओपन हो चुके हैं। लग्जरी ओकेजन वेयर मार्केट का भी आउटलुक पॉजिटिव ही है अगर इस समय पे हम देखते तो। लेकिन फाइनेंशियल साइड पर तो पिक्चर काफी चैलेंजिंग है ना। लॉस लगातार बढ़ रही है, इक्विटी नेगेटिव है, डेट करीब करीब 3 गुना हो चुका है, एबिटा मार्जिन लगभग 9% से गिर के 5% हो गया है। फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन मिलाकर करीब करीब 198 करोड़ है और जो एबिटा भी 30 करोड़ से कोई गुना ज्यादा है। जो पहले 30 गुना जो 30 करोड़ का एबिटा था उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। इसलिए असल टर्निंग पॉइंट तो FY 27 और 28 में ही हो सकता है अगर कंपनी नए स्टोर्स फुल ईयर रेवेन्यू जनरेट करके डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंफर्टेबली कवर करते हैं, तभी ग्रोथ स्टोरी प्रॉफिट स्टोरी में बदल सकती है ना। कमला जी, एक लाइन में आप जानना चाहेंगे, जी समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन एक लाइन में ये जानना चाहेंगे इन्वेस्टर इसमें वेट एंड वॉच करें या फिर इसको इनिशियली जैसे आईपीओ लिस्टिंग के तौर पर देखकर इन्वेस्ट करें, क्या सजेशन? नहीं, मेरा मतलब सलाह यही होगा कि देखो पहले तो इन्वेस्टर्स को अपना, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अपने रिस्क एपिटाइट को देखें और उस बेस पे काम करें। पर अभी इसमें जैसे मैंने बताया वैल्यूएशन में कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुके, वेट एंड वॉच मोड में रहे और थोड़ा ये लिस्टिंग होने के बाद अगर एंट्री करना, इसके ग्रोथ स्टोरी पर अगर वो इसका पार्ट बनना चाहे तो उसके बाद वो इन्वेस्ट करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का और इतनी बारीकी से जो है जो भी हमारे दर्शक हैं उनको इतनी बारीक से समझाने के लिए, बारीकी से कि आंकड़ों को किस नज़र से देखना चाहिए। फिलहाल कमला जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट एंड वॉच आपको रखना चाहिए, इसको लिस्ट होने देना चाहिए, उसके बाद इसकी ग्रोथ स्टोरी को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो आईपीओ की पूरी तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ बड़ा डिजाइनर नेटवर्क है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, 14 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं और 7,215 करोड़ से ज्यादा का जीएमवी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को मजबूत बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क को भी ध्यान में रखना है। 285 करोड़ से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर 2026 में लॉस, 371 करोड़ से ज्यादा की बोरविंग्स, नेगेटिव नेटवर्थ और नेगेटिव ईपीएस निवेशकों के सामने बड़े सवाल भी खड़े करती है। इसीलिए पर्पल स्टाइल लाइफ्स आईपीओ को सिर्फ 14,950 की एंट्री के नजरिए से आपको नहीं देखना, बल्कि ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्थ और वैल्यूएशन चारों पहलुओं को साथ रखकर देखना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको आईपीओ की पूरी जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना बिल्कुल नहीं है। किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करें और जरूरत हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इसी के साथ आज के आईपीओ अड्डा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, मंडे को आपसे फिर मिलेंगे एक नए आईपीओ के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।